गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इकोनॉमी का क्लास चल रहा है। ये ऑनलाइन हमारा क्लास चल रहा है, ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। तो 69वीं बीपीएससी के लिए बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए नया बैच यहाँ चल रहा है और 69वीं बीपीएससी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। बिहटा क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट रहने वाले हैं, जिनको पीटी का देना है, मेंस का देना है, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है। हर फ्राइडे को पीटी का टेस्ट होता है और हर सैटरडे को मेंस का टेस्ट होता है। तो आप जो कोई अगर 69वीं बीपीएससी का अगर देना चाहते हैं तो आ करके संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री टेस्ट ये आयोजित किया जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे थे और इंडियन इकोनॉमी में 5-6 क्लास हो गया था, 7 क्लास, ये आज 8वां क्लास चल रहा है। तो अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उसको देखिए, तभी जा कर के ये आज का क्लास समझ में आएगा। तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे आरबीआई के फंक्शन के बारे में। तो इसके पहले हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। जब हमारा आरबीआई की स्थापना हुआ था तो उस समय हमारे देश के तत्कालीन वायसराय कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। तो आरबीआई के समय हमारे देश के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। उसी समय आरबीआई के प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? ओवन स्मिथ को बनाया गया था। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। और अभी लेटेस्ट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सब लोग को मालूम होगा ही होगा। तो अब हम देखते हैं, अगला टॉपिक है मुख्यालय। आरबीआई का मुख्यालय भारत में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ वो काम करता है? तो इसका एक होता है हेड ऑफिस, जो इसका मुंबई में है, और अन्य इसका क्षेत्रीय रीजनल मुख्यालय होता है, वो भारत के 4 शहरों में है। दूसरा है विदेशों में भारत एकमात्र मुख्य इसका मुख्यालय है, और भारत के अन्य 23 शहरों में इसका मुख्यालय है। तो आप ये देखेंगे, हाँ ये मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ ये है? मुंबई में है। पहला मुंबई में है इसका, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, जो आरबीआई के गवर्नर यहीं पर बैठेंगे। और इसका फंक्शन जो है उल्टा चलता है। जैसे हमारे यहाँ सामान्य बैंकों का कामकाज दिन में होता है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, लेकिन आरबीआई का हेड क्वार्टर में उल्टा समय काम होता है। वहाँ शाम को 4 बजे से ही बैंक ओपन होता है और रात भर ये चलता है, सुबह 8 बजे तक चलता है। तो ये वहाँ पर ये किया जाता है। शुरू में इसका कोलकाता बनाया गया था, फिर 1937 में इसको मुंबई लेके चला गया, इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्षेत्रीय मुख्यालय इसका है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो 4 शहरों में इसका एक क्षेत्रीय एकक मुख्यालय होता है, और विदेशों में एकमात्र इसका मुख्यालय लंदन में है, और भारत के और अन्य विभिन्न शहरों में इसका 23 मुख्यालय है, 23 इसका है, जिसमें पटना में भी एक है। तो इस तरह से आरबीआई के मुख्यालय के बारे में हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सबसे पहला ये सवाल था कि ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? तो इसका मतलब ये था कि जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था तो ये प्राइवेट बैंक था ये, और 1949 तक ये प्राइवेट ही बैंक रहा ये। तो बाद में सरकार को ऐसा लगा कि जब तक हम इसको सरकारी नहीं बनाएंगे तब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस पर कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल करने के लिए इसको सरकारी बनाया गया। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारीकरण, सरकारी किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सार्वजनिक सरकारी बैंक है। लेकिन इसमें आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता है, किसी का खाता नहीं खुल सकता है इसमें। तत्कालीन गवर्नर सीडी देशमुख थे उस समय, तो उन्हीं के समय में ये हुआ था। और एक एक्ट बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1949 के तहत इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी संरचना क्या है, फंक्शन क्या है? इसके कुल सदस्य हैं 18 को इसके मेंबर होते हैं। कौन कौन से इसके मेंबर होते हैं ज़रा वो देखते हैं। 18 इसके मेंबर हैं। एक होता है हेड गवर्नर होता है, जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, लेकिन अगर कार्यकाल सही अच्छा लगा तो सरकार इसको 2 साल और एक्सटेंड कर सकती है।
फिर इसके बाद में उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। 4 इसके डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर जिनका कार्यकाल 4 साल का होगा। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आरबीआई में, और 7 जो होते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री होते हैं इसमें। इसके बाद फिर 4 क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ रीजनल बोर्ड के 4 इसके मेंबर होंगे। तो ये सब मिला करके टोटल 18 मेंबर होते हैं आरबीआई में, और यही लोग मिल करके आरबीआई की सरकार और आरबीआई के बीच में ये सेतु का पुल का काम करते हैं ये। अब अगला टॉपिक हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है। हमारे यहाँ जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा आपका खाता है, उसे हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, मेन इसका कार्य क्या है। पहला कार्य क्या है आपके बैंकों में, सबसे पहले वो आपका डिपॉजिट लेगा, यानी कि बैंकों को पैसा जमा आपको करवाएगा, आप जमा कर सकते हैं बैंकों में पैसा। ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन आपको दे सकता है। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, यानी कि 3 प्रकार के उसका काम है। आइए पहला देखते हैं क्या काम है। जमा राशि को स्वीकार करना, तो आप जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में 4 प्रकार के पैसा आपका जमा होगा। पहला होता है स्थायी जमा, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, या इसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा होता है चालू जमा, करेंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट हम जिसे कहते हैं। तीसरा होता है बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट होता है। चौथा है आवर्ती जमा, रेकरिंग डिपॉजिट होता है। तो बैंक में जब जाएंगे तो आप इसको लिखा हुआ सब मिलेगा आपको, और आप लोग का अधिकतर जो बैंक खाता होगा सेविंग अकाउंट होगा। करेंट अकाउंट खोला जाता है व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ये चालू खाता होता है। आवर्ती जमा का मतलब ये होता है कि हर महीने आपको एक फिक्स पैसा जमा करना है, हर महीने आपको उसी डेट में, एक डेट में जमा करना है, चाहे 100 रुपया 200 रुपया, हर महीने उसी डेट में जमा करना है। तो ये आवर्ती जमा होता है। तो इस तरह से पहला काम है बैंकों का जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा काम है बैंकों का ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स, मुख्य काम है लोन भी देना इसका। सामान्य उपयोगिता संबंधी इसका कुछ कार्य है, जैसे चेक जारी करना, लॉकर की सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है ये। तो इस तरह से ये सामान्य उपयोगिता का बैंकों का ये सब कार्य है। अगला है सरकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाना, ये सब सामान्य बैंकों का काम है, ये सब आरबीआई का काम नहीं है। किसका काम है, ये सब उसका काम है हमारे व्यावसायिक बैंकों का। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें, जितने भी हमारे बैंक है, 12 सरकारी बैंक हमने बताया, और जितने भी प्राइवेट बैंक है, उन सब के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है। तो एक संस्था बनाया गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB, यही एक शीर्ष संस्था है जो सारे बैंकों में चेयरमैन नियुक्त करता है। तो ये पैनल होता है कुछ लोगों का मिल करके, बैंक बोर्ड ब्यूरो, और यही जा कर के वो चेयरमैन को नियुक्त करता है ये। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आरबीआई के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का मुख्य कार्य है नोट छापना है। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, 1 रुपए के सिक्के को छोड़ करके, बाकी 1 रुपए से जितना ज़्यादा ऊपर का सिक्का होगा और नोट होगा, ये आरबीआई का काम है, आरबीआई को इसका काम है, ये आरबीआई का कार्य है इसका, कि वो 1 रुपए के नोट तथा सिक्के को छोड़ करके बाकी सारा रुपया ये छापेगा। इसको एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाना पड़ता है। मिनिमम एक 200 करोड़ रुपये की राशि को अपने पास हमेशा इसको गिरवी रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ का सोने चांदी के रूप में अपने पास रखेगा आरबीआई, और 85 करोड़ जो है ये बॉन्ड के रूप में रखता है। दूसरा कार्य है बैंकों का, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। जैसे सभी बैंकों का ये बाप है आरबीआई, यह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। तीसरा है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार को ये कंट्रोल करता है, रिजर्व भी रखता है ये। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पोर्टेंट कार्य है, मौद्रिक नीति के तहत महंगाई पर नियंत्रण रखना, मॉनेटरी पॉलिसी इसको बनाना, ये सबसे बड़ा काम है इसका। और इसी के द्वारा हमारे देश में महंगाई, इन्फ्लेशन कम रहता है। आइए
हम देखते हैं इसका मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है। तो दो टाइप का मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक विधि और दूसरा है गुणात्मक विधि क्वालिटेटिव मेथड। तो इस तरह से ये बनाता है। अब देखते हैं इसमें हम क्वांटिटेटिव में क्या आता है। परिमाणात्मक विधि में बैंक रेट आता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है जिसे हम SLR कहते हैं, तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो CRR हम कहते हैं, और चौथा है रेपो रेट है, पांचवा है रिवर्स रेपो रेट। ये आप लोग बहुत बार बार सुनते हैं, RBI रेपो रेट घटा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, CRR बढ़ा दिया, SLR घटा दिया, ऐसा आप सुनते होंगे अखबार में, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको एक दो क्लास में इसको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद ये तो आपका पहला होगा। दूसरा इसका है गुणात्मक विधि क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड ये में इसमें आता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसमें आता है, और दूसरा है OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। तो इस तरह से ये दो प्रकार से RBI महंगाई पे कंट्रोल करता है। अब RBI जो इसमें महंगाई को जो कंट्रोल करता है, कैसे करता है, वो हम आपको अगले क्लास में ये डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा कि बैंक रेट क्या है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये सब आपको अगले क्लास में बहुत विस्तार से बताया जाएगा कि जब इसको बढ़ा दिया जाता है तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको घटा दिया जाए तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारा एक फंक्शन है इसका कार्य करने का, और इसको बनाता है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, जिसमें 3 मेंबर RBI के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो ये लोग बहुमत के आधार पर इसको मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे से हम देखेंगे अगले क्लास में, फिर हम देखेंगे RBI की ये मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आप क्लास रेगुलर देखते रहिए, वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, और जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है तो आकर के संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।